नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, शेखर एक जीवनी। बहुत बारीक तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न छूट ना जाए, ठीक। और बहुत अगर आप इस उपन्यास को पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है आप ना पढ़ पाएँ, क्योंकि इसमें बहुत वैचारिकता है, दार्शनिकता है। इसमें से मैं निचोड़ लाने की कोशिश मैंने की है, ठीक। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञे के द्वारा लिखित है। ध्यान रखेंगे कि ये है क्या, उपन्यास, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उपन्यास है, किंतु इसको कहते हैं क्या है, जीवनी। शेखर एक जीवनी नाम है, किंतु उपन्यास है। उपन्यास विधा की ये रचना है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, ध्यान रख लीजिएगा। किसके द्वारा लिखित है? अज्ञे के द्वारा लिखित है, ठीक। प्रकाशन वर्ष के संबंध में जान लेते हैं। प्रकाशन वर्ष क्या है शेखर एक जीवनी का? 1941। कहीं कहीं 40 भी मिलता है और कहीं कहीं 41 भी मिलता है। 41 ही ध्यान रखिए, ठीक है। और यह ध्यान रखिए कि शेखर एक जीवनी को लिखने में अज्ञे को कितने वर्ष लग गए हैं। शेखर एक जीवनी को लिखने में अज्ञे को 10 वर्ष लग गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता प्रश्न है। जैसे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर आवारा मसीहा पढ़ चुके हैं, तो हमने वहाँ से जाना है कि विष्णु प्रभाकर को कितने वर्ष लगे हैं शरत चंद्र की जीवनी लिखने में, तो 14 वर्ष लग गए हैं। वैसे ही अज्ञे को इस उपन्यास लिखने में कितने वर्ष लगे हैं? तो 10 वर्ष लगे हैं, ठीक। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आगे महत्वपूर्ण जानते चलते हैं। अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन सन 1940 ईस्वी में हुआ। 40 और 41 ध्यान रख लेंगे, ठीक। 41 ईस्वी में हुआ है। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए इसके आगे। क्यों कह रही हूँ ये विवादित उपन्यास है? क्योंकि ये ध्यान रख लेंगे, बहुत से विद्वान इस उपन्यास को शेखर का जो व्यक्तित्व है वो अज्ञे का व्यक्तित्व मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे कि शेखर को बहुत से आलोचक अज्ञे का ही जीवन मानते हैं, ठीक है। परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं शेखर की जीवनी बताते हैं, मानते हैं। किंतु ये ध्यान रखेंगे अज्ञे इस बात से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें मेरा बहुत कुछ है, किंतु ये मेरा निजी व्यक्तित्व नहीं है। ध्यान रख लेंगे, अज्ञे इस बात से इनकार करते हैं। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। जैसा मैंने बताया, इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। किस उपन्यास की श्रेणी में रखते हैं? ध्यान रख लेंगे, मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में। जब हमने अपने YouTube पर पढ़ा है प्रयोगवाद के एक तरह से जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं अज्ञे, ठीक है। तो हम वहाँ पे बहुत प्रयोगवाद को हम बहुत बारीक तरीके से पढ़े हैं। जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे बातों से। अज्ञे पर मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही इलियट का भी प्रभाव था। उसमें उस समय जो प्रतीकवाद था उसका भी प्रभाव था, जिसमें भाषा और शब्द पर विशेष महत्व दिया जाता था उस समय। ये सारी हम चीज़ें अपने प्रयोगवाद के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। सारी चीज़ें एक चेन की तरह आप लोग के दिमाग में होनी चाहिए। जो भी वीडियो बनाया जाता है उसे आप बहुत बारीक तरीके से देखें, और हम कोशिश करते हैं कि बहुत सरल सहज भाषा में आप तक पहुंचाएं, ताकि आप लोग उसको अच्छे से हृदयंगम कर सकें, ठीक। किस श्रेणी में रखते हैं उस उपन्यास को? मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में, ठीक है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्व को तो सामने रखता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व, अपने आंतरिक द्वंद्व को यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे ना, तो शेखर का जो आंतरिक द्वंद्व है, ठीक है, किस प्रकार वो अहम के प्रति आकर्षित होता है, कैसे उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता है, कैसे वो माता पिता से दूर हटते जाता है। ध्यान रखेंगे कि उसका जो व्यक्तित्व निर्माण है ना, कैसे वो विद्रोही स्वभाव का होता चला जाता है। ये सारी उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसके आसपास जो लोग होते हैं, सब ने मिलकर उसका व्यक्तित्व इस तरह बन जाता है कि वो विद्रोही हो जाता है। जैसे उसकी माँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे,
जिस शेखर का बड़ा भाई भाग जाता है तो उसकी माँ भी कहते रहती है कि ये भी भाग जाएगा। उसी प्रकार पिता जब वो गांधी के विचारों से प्रभावित होता है शेखर कि एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए, तो इस बात का उसके पिता द्वारा बहुत मजाक उड़ाया जाता था। शेखर जो कि अपने माता से ज़्यादा अपने पिता को चाहता था, इससे वो उसका पिता से बहुत मोहभंग होता है। वो माता से भी दूर हो जाता है, पिता से भी दूर हो जाता है। सरस्वती जो उसकी बहन होती है वो बहुत उसको लगाव होता है, किंतु जब उसका विवाह हो जाता है तो एक तरह से एकदम वो अकेला हो जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार उसका व्यक्तित्व निर्धारित हुआ, परिस्थितियाँ क्या रहीं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ इस उपन्यास में व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्व को तो सामने, यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व को, ठीक है, सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। ये ध्यान रख लेंगे कि ये उपन्यास आंतरिक तो है कि शेखर का आंतरिक व्यक्तित्व क्या है, ये सारी चीज़ें तो इसमें वर्णित हैं ही। इसके साथ ही उसमें इस उपन्यास में क्या है, व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक के बीच जो द्वंद्व है वो सभी इस उपन्यास में चित्रित हुए हैं। ध्यान रख लेंगे, पूछ लिया जाएगा कि व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष का चित्रण है कि नहीं इस उपन्यास में, द्वंद्व का पाश्चात्य और भारतीय द्वंद्व है कि नहीं, तो है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासा स्वयं शांत करना चाहता है। बहुत जगह जब हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शेखर बहुत जिज्ञासु व्यक्ति है। ठीक है, एक प्रसंग आता है कि एक शेखर अपनी माँ से पूछता है कि ये घर किसने बनाया। ठीक है, तो यहाँ से क्या जान सकते हैं कि उसका जिज्ञासु स्वभाव है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जानना चाहता है, परंपरागत अनुभव और ज्ञान को अपनी कसौटी पर कसना चाहता है। परंपरागत जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उसको क्या करना चाहता है, अपनी कसौटी पर कसना चाहता है। ठीक है, जिज्ञासु है, तार्किक है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, स्वयं की खोज का। ठीक है, अपनी खोज का। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने समाज के प्रति ईमानदार है। ध्यान रख लेंगे कि शेखर क्या है, अपने समाज के प्रति कैसा है, ईमानदार है, वो स्वतंत्र है, जागरूक है। ध्यान रख लेंगे कि आगे क्या कहते हैं, आगे शेखर का जो व्यक्तित्व है किस रूप में चित्रित करते हैं, वो स्वतंत्र है अपने प्रति, ईमानदार है अपने प्रति, जागरूक है किसके प्रति, अपने प्रति। ठीक है, समाज के प्रति ईमानदार होने का संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव, काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। ये बहुत ध्यान रख लेंगे कि बाल मन पर शेखर पर तीन चीज़ें प्रभाव डालती हैं। कौन कौन सी, काम, अहम और भय, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, काम, वो जब अपने माता पिता को साथ देखता है तो वहाँ से काम भाव उसमें आता है। अहम क्या है, एक पोस्टमैन का वो पूरा चिट्ठी पत्री पोस्ट जो चीज़ें होती हैं उसका, वो सारी चीज़ें गिरा के भाग जाता है तो उसमें क्या होता है, अहम का भाव आता है, गर्व का भाव आता है। भय, जब वो जाता है तो उसको एक शेर का पुतला दिख जाता है। ठीक है, तो वो इतना भयभीत हो जाता है, वहाँ उसको पहला भय का अनुभव होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उपन्यास में चित्रित हैं, हम आगे देखेंगे। और क्या क्या चीज़ें शेखर पर प्रभाव डाल रही हैं, काम, अहम और भय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन चीज़ें ध्यान रख लेंगे। अगर इसे चौथा ऑप्शन दे देता है तो वो नहीं है। क्या है, काम, अहम और भय, यही मान लेते हैं। चौथा ऑप्शन अर्थ दे देता है। ठीक है, तो ये अर्थ नहीं होगा बल्कि तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। शेखर एक जीवनी 4 खंडों में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने खंडों में विभाजित है पूछा जाता है, 4 खंडों में विभाजित है। और चारों का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों का क्रम भी क्रम से ध्यान रखना है। ठीक, सबसे पहला क्या है, उषा और ईश्वर।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। उषा और ईश्वर पहला खंड है इसका। बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, ध्यान रख लेंगे और क्रम से ध्यान रखेंगे। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। उषा, उसके बाद बीज, उसके बाद प्रकृति और उसके बाद पुरुष। ठीक, क्रम से ध्यान रखेंगे, क्रम से ही लगाने दिया जाता है। इस उपन्यास में बाल मनोवैज्ञानिक का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोह की चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। किस क्या क्या चित्रित हुआ है, ध्यान रख लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चित्रित हुआ है, किशोरावस्था का चित्रण है, क्रांति की भावना है, विद्रोही चेतना का रूप है, प्रेम की भावना है। इसका चित्रण हुआ है इस उपन्यास में। किसके माध्यम से, शेखर के माध्यम से। इस उपन्यास को पूर्वदीप्त शैली में लिखा गया है। इसी प्रकार एक कहानी हमारे सिलेबस में लगी है, उसने कहा था, वह भी पूर्वदीप्त शैली में लिखी गई है। पूर्वदीप्त शैली में उपन्यास आरंभ होता है फांसी शब्द से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा भी गया है किस शब्द से उपन्यास का आरंभ होता है, तो फांसी शब्द से। ठीक, जो शेखर है वो आगे चल के जब शारदा उसका प्रेम प्रसंग ठुकरा देती है, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्रांतिकारी बन जाता है। ठीक है, और वो अब फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है। उसके पहले वो उस समय सोचता है अपने बचपन से लेकर उस अब तक की घटनाओं को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैं शैली में इन्होंने, अज्ञे ने इस उपन्यास को लिखा है। ठीक, इस उपन्यास को पूर्वदीप्त शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा उपन्यास है, तो वो है शेखर एक जीवनी। ठीक, इस उपन्यास को किस नाम से जाना जाता है, प्रकाशमान पुच्छल तारा। अब इसका क्या मतलब होता है, प्रकाशमान पुच्छल तारा, आखिर इस उपन्यास को कहते क्यों हैं? तो जो शेखर एक जीवनी है, इसमें शेखर का व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर आ रहा है। ठीक, भाग 1 के अंतर्गत, किंतु इसके बाद भाग 2 पढ़ेंगे ना, तो एक पात्र है इसमें शशि। ठीक है, शशि का चित्रण विशेष रूप से उभर कर आने लगता है। शशि जो कि उसकी मौसी की बेटी है शशि की, और इससे प्रेम करता है शेखर। ठीक है, शशि से। तो भाग 2 में शेखर जो है वो उसका एक तरह से मैं कहूँ वर्णन या फिर चित्रण कम हो जाता है, और शशि विशेष रूप से प्रमुख पात्र के रूप में उभरने लगती है भाग 2 के अंतर्गत। जैसे कि हम पहला भाग पढ़ रहे हैं उसमें शेखर प्रमुख है, किंतु भाग 2 में शशि प्रमुख हो जाएगी। तो वही आलोचक कहते हैं कि ये प्रकाशमान पुच्छल तारा है कि एक बार में प्रकाशित होता है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रकाश दिखाकर फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है, वही है पुच्छल तारा, इसे इसलिए कहा गया है। अब कथा सार ये क्या है, कथा सार थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये चित्र स्पष्ट हो जाए। ठीक है, इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्वदीप्त शैली में हुआ है। क्या, विद्रोही व्यक्तित्व और बौद्धिक संघर्ष का चित्रण किस रूप में हुआ है, पूर्वदीप्त शैली के रूप में। जैसा कि मैंने बताया, वो फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है, क्रांतिकारी बन गया है, किंतु उस समय वो अपने बचपन से लेकर के अब तक की घटनाओं का स्मरण कर रहा है। उपन्यास का आरंभ शेखर को फांसी की सजा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। ठीक है, फांसी देने वाला है, उसके पहले एक रात पहले वो जो उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं वो उसे याद कर रहा है। कौन, शेखर।
वह सबसे पहले शशि को याद करता है। किसे याद करता है? शशि को। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये उपन्यास जब आरंभ होता है, जैसे कि मैंने बताया, किस शब्द से आरंभ होता है? फांसी शब्द से, ठीक है। और सबसे पहले अगर किसी का वर्णन आया है तो वो किसका आया है? शशि का, ठीक है। उपन्यास में एक पंक्ति आती है कि सबसे पहले शशि तुम, ठीक। तो यही शशि से ही इस, अगर कोई पात्र सबसे पहले इस उपन्यास में आ रहा है तो वो कौन है? शशि है। सबसे पहले शशि को याद करता है। फिर शैशवावस्था में जब वह 8 वर्ष का था, बहन सरस्वती को याद करता है। बहन सरस्वती उसकी बहन है, अपनी बहन है सरस्वती, जिसे वो प्रेम से सरस कहता था, ठीक है। सरस्वती को सरस कहता था और बहुत चाहता था अपनी बहन को, ठीक है। बहुत प्रेम था उसको अपनी बहन से। इसके बाद वो शारदा को याद करता है। इसके बाद वो शारदा के प्रति भी आकर्षित होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर अपने माता पिता के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटनाएं याद करता है। ध्यान रखेंगे कि उसके माता पिता के प्रति उसके मन में थोड़ी भी एक तरह से प्रेम नहीं होता है, मैं कह सकती हूँ। जैसे कि माँ, जो बच्चे होते हैं ना, उस पर कोई भी बात का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि बच्चों का भी, आप बच्चों को कोई से भी बात बोलकर आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो बच्चे जो है ना उसको पकड़ के रख लेते हैं। तो उसी प्रकार जब, जैसा कि मैंने बताया कि शेखर का बड़ा भाई भाग जाता है घर छोड़कर, तो उसकी माँ हमेशा कहते रहती थी कि ये भी भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा, ठीक है। तो उससे उसकी माँ के प्रति जो प्रेम था वो शेखर का कम होने लगता है। और उसके पिता, जैसा कि मैंने बताया एक प्रसंग, कि वो गांधी, जब बचपन में शेखर गांधी के दर्शनों से विशेष रूप से प्रभावित होता है और उनके इस बात से कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को आगे कर देना चाहिए, तो ये इस बात से आकर्षित होता है। और उसके पिता लेकिन इस बात का मजाक उड़ाते हैं, ठीक। और पिता के जो भी मित्र आते हैं वो सबके सामने यही कहते हैं कि क्या करना चाहिए, जब कोई एक गाल पे थप्पड़ मारना चाहिए तो वो कहता कि दूसरा गाल आगे बढ़ा देना चाहिए, तो सब खूब हंसते। तो इससे जो पिता के प्रति जो उसको प्रेम था, माँ से ज़्यादा वो पिता को चाहता था, किंतु इस प्रसंग के बाद वो अपने पिता से भी नफरत करने लग गया था। ध्यान रखेंगे, ठीक। अब पहला खंड जो है इसमें क्या है देख लेते हैं। जो हमने पढ़ा 4 खंड है, इसमें क्या क्या उसमें क्या क्या घटनाएं वर्णित हैं वो देख लीजिए। शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलापन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। ध्यान रख लेंगे कि विद्रोही प्रवृत्ति का है, स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, शिक्षकों को परेशान करता है, बचपन से ही थोड़ा नटखट था, किंतु छोटे उम्र से ही अकेलेपन का अनुभव से क्या मतलब है? जब एक तो उसके माता पिता का स्वभाव उस तरह से नहीं होता है कि वो बहुत उससे लगाव करते हों, ठीक। और उसकी बहन जो होती है सरस्वती, जिससे वो बहुत प्रेम करता है, जिसको प्रेम से वो सरस कहता है, उसका विवाह हो जाता है तो वो बिल्कुल ही अपने आप को अकेला अनुभव करता है, ठीक है। ईश्वर को नहीं मानता है, अपनी बहन सरस्वती के प्रति आकर्षण का अनुभव करता है। कौन? शेखर। दूसरा खंड, विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है, वह गांधी को अपना आदर्श मानता है, वह भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है, ठीक है। क्या लिखता है? गांधी के प्रति गांधी को अपना आदर्श मानता है, ध्यान में रख लेंगे, गांधी को अपना आदर्श मानता है, साथ ही विदेश के प्रति घृणा का भाव उसमें होता है, ठीक है। और अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है। किस प्रकार के नाटक लिखता था? राष्ट्रीय नाटक लिखता था। आगे चल के वो क्रांतिकारी बन जाता है, हम देखेंगे। नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। ध्यान रख लेंगे कि किसे अपना प्रेरक गुरु मानता है शेखर? तो उसकी जो बहन होती है सरस्वती, जो कि उससे 5 वर्ष की बड़ी होती है। ध्यान रख लेंगे कितने वर्ष की बड़ी है वो? 5 वर्ष की। पूछ लिया जाए अगर कि शेखर सरस्वती शेखर से कितने वर्ष की बड़ी है, तो सरस्वती शेखर से 5 वर्ष की बड़ी है,
उसे क्या मानता है वो? प्रेरक गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है। ये एक पात्र आती है उसके जीवन में, किस नाम से? शारदा नाम से। और ये एक मद्रासी परिवार की लड़की है, ठीक है, जिसके प्रति जिससे जो शेखर है वो प्रेम करता है, जो शेखर की ओर आकर्षित कर लेती है, जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है, जहां उसे शशि मिलती है। जब वहां से लौटता है तो शारदा और उसके परिवार जा चुके होते हैं। जब वो परीक्षा देने जाता है तो जब वो परीक्षा देकर आता है तो लाहौर जाता है, उसे कौन मिल जाती है? शशि मिलती है। ध्यान रख लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। कौन मिल जाती है? शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है तो उसे शशि मिलती है। जब वहाँ से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। शारदा, जो कि बताया मैंने, मद्रासी परिवार की लड़की है, और उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में ज्ञान होता है। किसमें? तीसरे खंड में, ठीक है। और तीसरा खंड जो है हमारा किस नाम से है? प्रकृति और पुरुष नाम से है, ठीक। चौथा खंड क्या है? मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए गए दिनों का वर्णन है। मद्रास और जो शारदा है वो भी कहाँ चली जाती है? मद्रास। तो फिर वहाँ दोनों जाके मिलते हैं, एक बार हम आगे पढ़ेंगे। मद्रास में वो चला जाता है शेखर पढ़ने कॉलेज में, जहाँ उसकी उम्र 15 वर्ष की है। मद्रास में वह कुमार नामक एक लड़के से मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और कुमार जो है ना बहुत ही बदमाश पात्र है, बहुत ही बदमाश मित्र है उसका। ये होता क्या है कि हॉस्टल में रहता है शेखर, ठीक है। तो पहले जो है कुमार उसके साथ बहुत मित्रवत रहता है, और शेखर चूँकि थोड़े बड़े घर का था तो उससे जो भी पैसे आते थे, लोग ये सभी सिनेमा देखने जाते थे, कभी कुछ खाने, ठीक, सारे पैसे शेखर देता था। किंतु जब शेखर के पिता को पता चलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है तो वो पैसे भेजना ही बंद कर देते हैं, ठीक। तो कुमार जो है, जब कुमार आता है कहता है कि चलो कोई मूवी लगी है, कोई सिनेमा देखने जाना है, तो शेखर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक। तो उसे छोड़कर वो चला जाता है और दूसरे को अपना मित्र बना लेता है और वहाँ जाकर शेखर की बुराई करता है, ठीक है, कि उसके पापा तो पैसे नहीं देते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे कि कुमार जैसे मित्र भी हो सकता है किसी को मिले भी हो, ठीक। तो मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। उसमें समाज सेवा की भावना भरने लगती है। उसमें जो है किसकी भावना बनने लगती है? समाज सेवा की भावना बनने लगती है। और ये समाज सेवा उसमें तब आता है जब मद्रास जाता है। मद्रास में वो एक तरह से शारदा को अपना जो उसका जो प्रेम होता है वो इजहार करता है, किंतु शारदा कुछ नहीं कहती है और चली जाती है। दूसरे दिन वो जहाँ मिलते थे वहाँ शारदा नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ से उसका रुख बदलने लग जाता है शेखर का, और वो समाज सेवा की ओर, क्रांतिकारी भावना की ओर प्रेरित होने लग जाता है यहीं से। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है। परीक्षा के दिनों में कहाँ जाता है? त्रिवेंद्रम, वहाँ पर शारदा से मिलता है। परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक। जब वो अपना प्रेम प्रसंग शारदा के सामने रखता है तो शारदा उसे ठुकरा देती है, ध्यान रखेंगे। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास को छोड़ देता है। कौन? शेखर। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर उसके कॉलेज में बिताए गए दिनों का चित्रण है। कहाँ से कहाँ तक है? शेखर के बचपन से लेकर उसके कॉलेज में जो दिन बिताए गए हैं उस समय तक का चित्रण किस में है? शेखर एक जीवनी में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है, ठीक। अब आगे चलते हैं। प्रमुख पात्र देख लीजिए। यहाँ प्रमुख पात्रों से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्रमुख पात्रों में शेखर ही पहला पात्र है। शेखर नायक है, बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाला काम, अहम
और भय का चित्रण किया गया है। 3 मैंने पहले भी बताया कि काम किस प्रकार काम भावना की और किस प्रकार वो एक तरह से प्रेरित हुआ, अहम से किस प्रकार प्रेरित हुआ है, भय किस प्रकार उसको पहली बार किस प्रकार भय लगता है, ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुकी। तो बाल मन पर कौन से प्रभाव पड़ते हैं, कौन से 3 प्रभाव हैं, वो काम, अहम और भय, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हरिदत्त शेखर के पिता जो अनुशासन प्रिय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। जो शेखर के पिता हैं उनका क्या नाम है, हरिदत्त। इसके अलावा कुमार वही पात्र जो शेखर का मित्र जो मद्रास में से मिलता है। ईश्वरदत्त और प्रभुदत्त क्रमशः शेखर के भाई हैं, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। क्या नाम है, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त। इसके अलावा रविदत्त है। इसके अलावा भी कुछ मद्रास जब वो जाता है, ये यहाँ छूट रहा है ये पॉइंट, मद्रास जब जाता है शेखर तो उसके और कुछ मित्र बनते हैं। वो किस किस नाम से होते हैं, तो वह तो एक है सदाशिव जो है वो पूछा गया है कि सदाशिव नामक पात्र किस उपन्यास में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे, पूछा गया है। सदाशिव जो कि शेखर का मित्र होता है। इसके अलावा राघवन और एक पात्र आता है देवदास, ये जो है मित्र बनते हैं मद्रास में शेखर के। क्या क्या, सदाशिव, राघवन और देवदास, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा कौन कौन से अब स्त्री पात्र हैं, स्त्री पात्र देख लीजिए। स्त्री पात्रों में आती है सरस्वती, शेखर की बहन और उसकी प्रेम मूर्ति और गुरु भी है, ठीक, जैसे कि मैंने बताया। और शेखर इसे प्यार से क्या कहता था, सरस, ये भी ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है हो सकता है पूछ ले। और कितने वर्ष की बड़ी है सरस्वती, 5 वर्ष की, ठीक। शेखर की बहन है, प्रेम मूर्ति और उसकी गुरु भी है, ठीक है। शारदा कौन है, मद्रासी परिवार की लड़की जिसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। यह स्वभाव से चंचल और स्पष्टवादी है। कौन, शारदा। शशि कौन है, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी पात्र महत्वपूर्ण हैं। शशि कौन है, उपन्यास की नायिका तथा शेखर की मौसेरी बहन जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। कौन है ये, शेखर की मौसेरी बहन है, ध्यान रख लेंगे, ठीक। शांति कौन है, शांति और एक पात्र आती है अत्ती नाम से, ठीक है। अत्ती है वो नौकरानी है। अब ये ध्यान रख लेंगे कि शेखर जो है ना वो शांति और अत्ती के प्रति, जो नौकरानी है उसके प्रति ये काम भाव से पीड़ित होता है, वासना से परिचालित होता है, ठीक। कौन, अत्ती। और अत्ती जो नौकरानी अत्ती नाम से है, उसका लगभग 18-20 वर्ष की है। और शांति यह 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित है। और यहाँ ध्यान रख लेंगे ये तपेदिक से पीड़ित है, यानी टीबी से पीड़ित है। कौन, शांति। 18-19 वर्ष की लड़की है शांति, ठीक। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। और कुछ गौण पात्र भी आते हैं, वह भी देख लीजिए। गौड़ पात्र में शेखर की माँ आ रही है, मणिका, प्रतिभा। शेखर एक बार जंगल में जाता है, ठीक, खो जाता है जंगल में जाके। तो वहाँ उसे एक प्रतिभा नाम की लड़की मिलती है, जंगल में जो रहती थी, ठीक। वो उसके साथ रहता है पूरे दिन और लगभग उसके प्रति भी आकर्षित होता है। कौन, ध्यान रखेंगे, प्रतिभा वही है। और अब ये शेखर जो है, यहाँ से मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देती हूँ। शेखर का नाम पहले क्या होता है, शेखर का जो पहले नाम होता है वो शेखर नहीं होता है, बल्कि जब हम इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आएगा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछ लेगा अगर प्रश्न।
तो शेखर का नाम पहले क्या होता है? बुद्धदेव होता है। ठीक है, इसके जो पिता हैं, जैसे कि हमने पहले पात्र में पढ़ लिया, इसके पिता का क्या नाम होता है? हरिदत्त। वहीं उसके पिता क्या नाम रखते हैं? बुद्धदेव। ठीक, और इसका जो जन्म होता है, शेखर का जन्म होता है, वो भी कहाँ होता है? बौद्ध विहार के खंडहर में होता है। ठीक, खंडहर में होता है, ध्यान रख लेंगे। इसलिए इसका क्या नाम पड़ जाता है? बुद्धदेव। किंतु आगे जब हम इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो इसका नाम आखिर पढ़ कैसे जाता है? शेखर। तो उसकी जो मौसी होती है, ठीक है, विद्यावती उसका नाम होता है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ पा रहा है। विद्यावती जो है उसका नाम क्या रखती है? इसको लिख देती हूँ मैं ताकि ध्यान रखे आप लोग को। विद्यावती जो पात्र होती है वो क्या रखती है? इसका नाम चंद्रशेखर रखती है। ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं शेखर एक जीवनी। तो वहाँ पे से ध्यान रखेंगे कि शेखर कौन नाम रखता है? तो विद्यावती, जो कि कौन है? मौसी है। ध्यान रख लेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्वदीप शैली में लिखा गया है, ये हम पढ़ चुके हैं। उपन्यास में अज्ञे ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त किया है। उस समय, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी साहित्य जो होता है अपने समय से बंधा हुआ होता है। कोई भी उपन्यास जो है वो उसमें जो समसामयिक परिस्थितियाँ चल रही हैं भारत में, तो उसका वर्णन वो लेखक कर ही लेगा। ठीक है, उसमें आ ही जाता है उस परिस्थिति, उस समय जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं वो उस उपन्यास में चित्रित होता है। या फिर उपन्यास ही क्यों, कोई भी रचना है उठाकर देख लीजिए कि तत्कालीन जो परिस्थिति रही है वो सारी परिस्थितियाँ रचना में समाहित होती हैं। उपन्यास में अज्ञे ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियाँ और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है। इस उपन्यास पर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस उपन्यास पर रोमेरो के जॉन क्रिस्टॉफ का प्रभाव है। ये रोमेरो फ्रांस के लेखक हैं, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, फ्रांस के लेखक हैं। इनकी एक रचना है जॉन क्रिस्टॉफ। ठीक है, इस उपन्यास का प्रभाव है। और जॉन क्रिस्टॉफ जो है ये जीवनी परक उपन्यास है, ये भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है, किस प्रकार का उपन्यास है? जीवनी परक। क्रिस्टॉफ होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान रखें, क्रिस्टॉफ। ठीक है, और ये किस प्रकार का उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास है। किसका है? रोमेरो की उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास है, जॉन क्रिस्टॉफ करके, जॉन क्रिस्टॉफ। ठीक, हिंदी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है कौन? शेखर एक जीवनी। बिंब और प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। हम जैसे कि मैंने बताया कि उस समय जो विचारधारा थी उससे प्रभावित थे। अज्ञे बहुत पढ़े लिखे थे, तो पाश्चात्य में क्या चल रहा है उससे वो जुड़े रहते थे। तो उस समय प्रतीकवाद था, इलियट का बोलबाला था। ठीक है, बिंब प्रतीक आदि का बोलबाला था। फ्रांस का प्रभाव था फ्रांस के प्रतीकवाद का। इलियट का प्रभाव था, हम देखेंगे अज्ञे पर, तो इसका भी प्रभाव मिल जाता है हमें। किस पर? तो ये जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, उस पर। ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, एक रात में देखा गया विज़न पे लिखा गया उपन्यास है। और उसकी भूमिका, प्रमुख उदाहरण में भूमिका डाल लीजिए। भूमिका जो है इसकी यहीं से शुरू होती है और यहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, और पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। वेदना में एक प्रकार की शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है
वह दृष्टा में हो सकता है। क्या है? वेदना में एक शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। ध्यान रख लेंगे, वेदना में शक्ति है जो क्या देती है? दृष्टि। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकती है। यातना में जो है वह दृष्टा हो सकती है। ये एक तरह से सार है शेखर एक जीवनी का। ठीक है, जैसे कि हम स्कंदगुप्त उपन्यास, स्कंदगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसका जो प्रमुख, उसकी जो आरंभिक लाइन ही है कि क्या है वो, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। इसी में पूरा नाटक समाहित है, इसी एक विचार को लेकर, इसी एक विचार में पूरा नाटक समाहित है। क्या? अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। कौन कहता है? स्कंदगुप्त कहता है। ठीक उसी प्रकार इसमें इसका जो मूल वाक्य है जिसमें ये पूरा उपन्यास समाहित हो सकता है, वो क्या है? हो सकता नहीं है, होता है। वो है वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। इसी में पूरा उपन्यास का सार एक तरह से समाहित है। ठीक, क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार का क्या है? नियतिवाद है, नियतिवादी होता है। ठीक, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं है। ध्यान रख लेंगे। ठीक, वह उन्हें अधिक निर्मम होकर क्या करने की प्रेरणा देता है? कार्य करने की प्रेरणा देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रख लेंगे। वह वहाँ बैठा स्वप्न देखा करते हैं और शशि स्वयं चित्र की तरह न आकर उसे आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है। विचार न होकर अनुभूति रहती है। विचार न होकर अनुभूति रहती है। किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? ये शशि के संदर्भ में कहा जा रहा है। ये बचपन का एक प्रसंग आता है कि शेखर जब छोटा होता है बहुत बदमाश होता है। ठीक, तो शशि जब छोटी होती है वो आई रहती है शेखर के घर, तो वो क्या करता है ना कि मार देता है लोटा से शशि को, तो वहाँ से उससे खून निकलने लगता है। ठीक, किंतु फिर डरने लगता है कि वो मार खाएगा शेखर। तो जब पूछा जाता है शशि से कि किसने मारा, तो वो क्या कहते हैं कि लोटे से लग गया। तो यही वो पहला होता है दृश्य, छोटा ही होता है वो, जिससे वो क्या होता है एक तरह से आकर्षित होता है कि किस तरह वो डर जाता है। तो शशि छोटी है फिर भी समझ जाती है कि अब ये डर रहा है। ठीक है, ये होता है कि बच्चे डर जाते हैं, पहले तो मार देते हैं फिर डर जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार की स्थिति होती है शेखर के साथ, और वहीं से वो शशि से बंधता चला जाता है धीरे धीरे। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंधमय कीड़ा कृमि होता, बनिस्बत इसके कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं है। ठीक है, ये जो पंक्ति है कहाँ से है, किसकी है? शेखर की है, और शेखर एक जीवनी से ली गई है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? कि मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं हैं बल्कि क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। एक तरह से किसका विचार है? अज्ञे का। और किस से लिया गया है? शेखर एक जीवनी से लिया गया है कि मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं है बल्कि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य से, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेश नहीं है, उसका अभिन्न अंग है। ध्यान रखेंगे कि विद्रोही बुद्धि परिस्थितियों से, संघर्ष की सामर्थ्य से, जीवन की क्रिया से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है।
ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए न्यूनतम विचारों को अपनाकर भी विद्रोही ही रहता है। विद्रोही हृदय की क्या विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए न्यूनतम विचारों को अपनाकर भी क्या रहता है, विद्रोही ही रहता है। ठीक। क्योंकि वह अपने काल में अग्रणीय लोगों से भी आगे ही रहता है। क्यों? क्योंकि वह अपने काल में अग्रणीय लोगों से भी आगे रहता है। इसीलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मन में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइंस्टाइन विद्रोही है। और संसार का सबसे विराट, सबसे अधिक अग्नीय घोरतम युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टालिन विद्रोही नहीं हो पाया, जूठन बिनने वाला ही रह गया। ध्यान रख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ से लिया गया है? शिखर एक जीवनी से लिया गया है। ठीक। विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है यही बौद्धिक घृणा। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। क्या? यातना एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। प्रेम जितना उग्र होगा वहाँ अधिक उतनी ही क्या होगी? तीखी घृणा भी होगी। क्रूरता में केवल यातना ही नहीं, क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है। क्रूरता में यातना दी ही नहीं जाती बल्कि पाई भी जाती है। और स्नेह में स्नेह अपने को नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। ध्यान रख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। किस उपन्यास से है तो ध्यान रखना है कि शेखर एक जीवनी से लिया गया है। वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। वासना क्या है? नश्वर है, जो मुरझा जाती है, तब प्रेम तंतु ही जीवन को स्थिर बनाए रखता है। या शायद इससे उल्टा कह रहे हैं, जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है और उसे अपने धोखे में छिपाना चाहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। और कहाँ से लिया गया है? शेखर एक जीवनी से। मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया है। मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी क्या है? अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठा और छलिया और मक्कारा है। क्या है ईश्वर? झूठा, छलिया और मक्कारा। क्योंकि हम जान चुके हैं कि शेखर जो है वो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है। बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट छिपाने वाले की उपेक्षा दृष्टि। दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चोट पहुंचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि मरहम का कार्य करती है, बल्कि दया क्या है? वो घावों को क्या करती है? खरोचती है ना। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेंगे। जीवन की गहनतम घटनाएं कब होती हैं? जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही होती है। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। ठीक। कहते हैं कि मानव अपने बंधन
आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े हैं, जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े हैं और उसके काटने भर में अनेक के जीव बीत जाते हैं, उसका उत्तरदायित्व तो कौन है? वे उन तीनों महत्ती प्रेरणाओं का चित्रण करती हैं जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती हैं। और वो कौन सी है? पर जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन कर रही हैं वो है अहंता, भय और सेक्स। तीनों को ध्यान रख लीजिएगा, पूछ लिया जाएगा। डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। किसके बिना? डर के बिना क्या नहीं हो सकता? समाज का अस्तित्व क्या नहीं हो सकता? ठहर ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है? एक तरह से कहूँ तो समाज बना तभी है, समाज स्थिर तभी है। क्यों? क्या चीज़ का डर है? एक तरह से हमें कानून का डर है, इसीलिए क्या नहीं, अराजकता नहीं है ना। आपको पता है कि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी, इसलिए सभी चीज़ें क्या है? बैलेंस है, इसलिए अस्तित्व है मनुष्य का, है ना। जो नियम से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया। प्रेम ने क्या किया? प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे क्या किया? समाज का रूप दिया। अहंकार ने उसे राष्ट्र में गठित कर दिया। ध्यान रखेंगे, प्रेम ने किसे बनाया? मनुष्य को बनाया। भय ने समाज निर्मित किया और अहंकार ने पूरी राष्ट्र का निर्माण किया है। ठीक है, संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, वह एक टाइप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही कहा जा रहा है कि अगर कोई आदर्शवादी है, ठीक है, वो सारी बातों को मान लेता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए, उसके बाद जॉगिंग करनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वो आदर्श व्यक्ति क्या है? एक तरह का टाइप है ना। वो अपना स्वतंत्र, अपना खुद का विचार ही नहीं है उसका, है ना। तो वह क्या है? एक तरह का टाइप है। तो वही कहा जा रहा है संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है बल्कि एक टाइप है। और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर, उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे एक टाइप में सम्मिलित कर लिए जाए। प्रत्येक समाज क्या चाहता है? प्रत्येक व्यक्ति भी यही चाहता है। उसका अधिकतर उसके माता पिता भी लोग चाहते भी हैं। हमारे यहाँ अधिकतर लोग जो होते हैं, अबे बच्चा छोटा है, ऐसा शेखर के साथ भी होता है। जब शेखर छोटा होता है, उसके पिता क्या बोलते हैं कि उसके पिता को शेखर को क्या बनाना है? इंजीनियर बनाना है। उसकी माता को क्या बनाना है? बैरिस्टर बनाना है। तो इस तरह के प्रसंग यहाँ भी मिलते हैं और हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, अभी दूध पी रहा है और उसकी माता के अलग सपने हैं कि हम बच्चे को ये बनाएंगे, उसके पिता के अलग सपने हैं, उसके घर के अन्य सदस्यों के अलग अलग सपने हैं, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? ठोक पीट कर, उसका व्यक्तित्व कुचल कर, उसका जो निजी व्यक्तित्व है वो क्या करना चाहता है? हो सकता है वो आगे चलकर साहित्यकार बनना चाहता है, हो सकता है आगे चलकर वो पेंटर बनना चाहता है, किंतु ये सारी चीज़ें कुचल कर क्या बनाया जाता है? उसे एक इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, है ना। किंतु कोई कलाकार है तो कोई भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है उस लेवल पर, जिस लेवल को डॉक्टर को, है ना, टीचर को और इंजीनियर को जितना रिस्पेक्ट मिलता है, उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए। उसे मूल रचना ना रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। ठीक है। शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है। ध्यान रखेंगे। उसने सोचा कि यह खेलने की आबद्ध स्वतंत्र है, जिसका एकमात्र नियम है वही होगा जो तुम हो, और वह संसार उसके लिए एक स्वर्ग है, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया।
उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्त का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। ध्यान रखेंगे ये प्रसंग तब होता है शेखर के साथ जब वो जाता है, वो कहता है कि घर किसने बनाए वगैरह वगैरह, ये प्रसंग अपनी माँ के साथ बातें करते करते चलता है। तो एक जगह देखता है कि एक पंछी का घोंसला है, ठीक है, और वो पंछी अपने में स्वच्छंद है, वो जब मन करता है तब जो मन करता है तो सो करती है, ठीक है। तो वहीं जो है उसके मन में क्या विचार आता है, वहीं से वो स्वच्छंद विचार, उसके स्वच्छंदता उसके दिमाग में आने लग जाती है, ठीक है। जो यंत्रणाओं से पूर्णता मुक्त है, वह जो जिस प्रकार का उसका पक्षियों का वातावरण है ना, जहाँ है केवल दैन्य संपूर्ण दासत्व, वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं अवज्ञा के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं दासत्व भाव से। आत्माएं इस संबंध में इस तरह जकड़ी गई हैं कि वे स्वयं नहीं जानती कि वे इस श्रृंखला में बंधे हैं और स्वयं अपनी कड़ी या पक्की करने में सहायक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ध्यान रख लेंगे। लोहा और सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती हैं, चोटों पर चोट। वैसे ही शिक्षण है, एक का दो चोट से नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती हैं, किंतु इतना विभेद नहीं होता। वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती है। एक तरह से दृष्टांत के सहारे बताया रहे हैं लेखक कि लोहा और सोना पर भी बहुत चोटें पड़ती हैं, तभी वो उस तरह बन सकता है ना। और एक एक चोट से नहीं बनता, असंख्य चोटें जिसको चाहिए, किंतु उसमें इतना विभेद नहीं होता कि वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती है। ध्यान रख लेंगे। इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। कौन कहता है? सरस्वती शेखर से कहती है, ठीक है। किसका कथन है ये? सरस्वती का कथन है कि इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, बल्कि इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसे ही बना रहता है, उसको अनुभव से नापने का सामर्थ्य क्या घड़ियों में है? ठीक। उसकी इस अवर्णीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके? क्या? क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके, ठीक है। लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्वक कह सकें वह नहीं है, ठीक। शेखर, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत किस प्रकार का है, तार्किक है, ठीक है। उसने देखा समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी निर्दोषक भाग्य विधाता बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण सूचक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि। मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। क्या है? मनुष्य कोई अपना कुछ भी नहीं है, उसकी कुछ है तो क्या है? उसकी बुद्धि, जिसके सहारे उसे जीना है, ठीक है। ऐसे स्थान अवश्य हैं जहाँ बुद्धि जवाब देती है, लेकिन इसमें वहाँ ईमानदारी है। जो बात नहीं जानती वहाँ पर चुप रहती है,
गलत उत्तर नहीं देती। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। स्कूल में टाइप बनते हैं। टाइप जैसा कि मैंने बताया कि एक तरह से आदर्शवादी। 6 बजे उठ जाओ, 10 बजे तक पढ़ाई करो, उसके बाद खाना खा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद वे करो। इस टाइप, ये जो टाइप है वही उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि स्कूलों में टाइप बनते हैं। वह बना व्यक्तित्व जब कोई आहत होकर शक्की होता है, जब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। तो क्या है? संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। बड़ा होकर शेखर उससे कहा करता था कि देखिए, मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं, शेखर कह रहा है। किससे कह रहा है? पिता से कह रहा है। ठीक है, ये प्रीजुडिशंट होता है। कौन कह रहा है? शेखर कह रहा है। जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। जीवन क्या है? वैचित्र का दूसरा नाम है। जिसके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उसके जीवन में इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन क्या है? वैचित्र का दूसरा नाम है। ठीक है, उसके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचल कर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी सारी घटनाएं घटी होंगी कि क्या हो सकता है? एक उपन्यास का जन्म हो सकता है। ये किसी के भी जीवन में हो सकता है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेखक? ये कह रहा है कि कोई किसी भी पात्र के जीवन में इतनी चीज़ें होती हैं कि उससे क्या होता है? उपन्यास का विकास, उपन्यास बन सकता है। ठीक है, किंतु आगे क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सबसे सुंदर पुस्तकों की कमी ना रहे। लेकिन यह तब हो जब हर एक को लिखना आता हो। यहाँ लेखक बताना चाह रहे हैं कि संसार में अच्छे पुस्तकों, सुंदर पुस्तकों की कमी नहीं है, किंतु तब जब हर एक को लिखना आता हो। क्योंकि हर एक का जीवन जो है वो क्या है? एक उपन्यास है। वो उपन्यास बन सकता है। ठीक, इतनी घटनाएं उसके जीवन में घटित होती हैं कि वो किसका रूप ले ले? उपन्यास का रूप ले ले। ठीक है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का वह अविश्लेष्य घोल है जिसके बिना कला नहीं है, जिसके बिना फलतः उपन्यास नहीं है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे अब उसे वैसे देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं। बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब तक शेखर नहीं है, यह मैं हूँ। कलाकार बनने का इच्छुक कवियश प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी पर चढ़ेगा, जो मैं है, जिसमें मैं कहता हूँ कि और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। ये किसका है? शेखर का कथन है। सैकड़ों वर्ष से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे। किसकी? सुख की। और इन दोनों में ही वह असफल रहा है।
या तो वो सुख की कामना करे या सुख की कामना को छोड़ दे, किंतु वो क्या है, इन दोनों में ही असफल रहा है। यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर सामान्यता की ओर है, और पिता की ओर आकर्षित पुत्र माता की ओर आकर्षित कन्या असाधारणता होती है। यह हमारे समाज में कहा जाता है कि पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर सामान्य की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारणता होती है। पहली श्रेणी मिलेगी सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिसमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदलने वाला सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित, मानवता के अच्छे के प्रेत, अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारणता नहीं, वे सुलभ नहीं सकते, फट ही सकते हैं। सुलग नहीं सकते और फट सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना। कुर्सी पर बैठना पड़ता है, जैसे दांत कुर्सी पर बैठना पड़ता है। डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। शारदा मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना की एक चीज है। कौन, किसके संबंध में कहा जा रहा है? शारदा, शायद, माफ कीजिएगा, शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना क्या है? एक चीज है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटाया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सके उसका प्यार ओछा है। क्या है प्रेम? क्या है? मौन हो सकता है, ठीक है। जो प्रेम को प्रकट कर दे वो क्या है? प्रेम तो ओछा है। ये आगे का ये विचार है, और वो कहते भी हैं कि मौन भी क्या है? एक अभिव्यंजना है ना। नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर, ऐसे ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। नीम का जो स्वाद होता है कैसा होता है? कटु होता है, किंतु उसका गंध कैसा होता है? मधुर। वैसा ही है प्रेम, जिसका रंग कैसा है? सुंदर, किंतु स्पर्श कैसा है? कठोर। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। विश्वास बच्चों की चीज है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह बड़ों का अधिकार है। विश्वास क्या है? बच्चों की चीज है, और दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह क्या है? बड़ों का अधिकार है इस पर, ठीक है। बड़े जो होते हैं वो दिखावटी चीज़ों में और दिखावटी और सच्चाई में भेद करते हैं, लेकिन बच्चे क्या हैं? वो विश्वास की चीज़ हैं। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है, और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति। किसकी उपासना करता है? सरस्वती की, ठीक है। उपासना जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक, बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी प्रकार प्रक्षेपण प्रोजेक्शन मात्र रह जाता है, जो उसके भीतर ना होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया। इस सामने होने से जाने कैसा अस्पृश्य हो गया, जैसे शीशे से अपना प्रतिबिंब पर, साथ ही विस्तीर्ण और अबाध भी हो गया। ध्यान रख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मानवता कुछ नहीं चाहती, लेकिन जानती नहीं कि क्या, और उसे जानने की खोज में अनेक रास्ते पर
एक साथ ही भटकते रहती हैं, मानो सारी मानवता उस अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ संधि पर खड़ी है और अपने में उलझ रही है। उसका यौवन, उसके कृतित्व के दिन अभी आगे हैं। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, शिखर एक जीवनी से ली गई हैं। विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज है। क्या? विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, स्त्री प्रकृति का एक निगुण तत्व, उसकी अत्यंत सुलभ एक बाहरी वैपरीत्य जिसमें उसका सौंदर्य और उसकी सामंजस्यता छिपी हुई है। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। कौन? नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो उसके सामने बड़े बड़े पंडित नहीं टिक सकते। उसकी अंधविश्वास की सर्वग्राहणी लहर के आगे संदेह की कंदराएं, बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। ठीक है, प्रेम की और त्याग की विरुद्धावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, प्रेम और त्याग की विरुद्धावली तो बहुत लोगों ने गाई है। किसकी? प्रेम और त्याग की, जैसे घनानंद आदि को हम पढ़ते हैं। किंतु घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। रोमियो रोला का यह वाक्य कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे मोस्ट लगा लीजिए कि रोमियो रोला जिसका उपन्यास है जीवनी पर उपन्यास, जो क्रिस्तोफ जिसका प्रभाव है शिखर एक जीवनी पर, वो क्या कहते हैं कि सत्य उसके लिए है जिसमें सह लेने की शक्ति है। ठीक है, आप अंधकार दूर कराना चाहते हैं तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दे, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का घियारापन मिटा दे। शेखर राघवन से, है ना? कौन कहता है? शेखर राघवन कौन है? उसका मित्र है। मद्रास जब वो कॉलेज में गया था तब बना था। क्या कि आप अंधकार को दूर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? रोशनी जला सकते हैं, है ना? अंधकार का तभी वो क्या होगा, अंधकार मिट सकता है। अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठैत करना। क्या है? अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठैती करना। कौन? शेखर है, सदाशिव से कह रहा है। सदाशिव बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, शेखर का मित्र है। ध्यान रख लेंगे इस पात्र का नाम। संशय मानव का अधिकार है, केवल संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। क्या? संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वो उदारता नहीं पैदा करता तो वो क्या है? मानव का शाप है। उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्र झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आकर खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे। कहाँ से लिया गया है? शेखर एक जीवनी से लिया गया है। ठीक है, हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है, हमारे विशाल भवनों की नींव खोखली है। हमारे आदर्श किस पर है? डर की भीत पर। ठीक है, और हमारी जो नींव कैसी है? खोखली है, ध्यान रखेंगे। और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं कि हाँ, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं कि हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते हैं। समाज की सड़ती हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। ठीक है, सौंदर्य कुछ नहीं,
अगर वह शक्ति नहीं, इम्पॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर क्या है, शक्ति है। वही क्या कर सकता है, वही सौंदर्य वही है जहाँ क्या है, संग्राम है, वही क्या है, सौंदर्य है। वही देख सकता है जिसके भीतर क्या है, शक्ति है। यही वाक्य पर आके ये शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो समाप्त हो जाता है। तो ये रहे हमारे प्रमुख उदाहरण। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।